उस एग्रीमेंट के तहत ये वर्क करवाते हैं। हाँ, तो अपने जहाँ वर्क करते हैं उनको बोल सकते हैं कि हमारी सैलरी कम आ रही है, कि अपने वहां से बोलेंगे तो वो बोलते हैं कि कंपनी से बात करो। कंपनी होते हैं तीनों एंगल में, ये अपने उनके लिए थर्ड पार्टी हो जाते हैं और वो हमारे लिए थर्ड पार्टी होगी। सिर्फ एक एम्प्लॉय के पीछे मैंने आपको बताया 2500 रुपए रख रहे हैं। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 100 एम्प्लॉय है, अगर 12,000 रुपये आती है तो इन एम्प्लॉय का 100 व्यक्तियों का टाइम पास हो रहा है। खाली तराजू के अंदर कोई डालते हैं, यहाँ पे अगर 100 ग्राम डालते हैं, जी वेट डालो तो अपने को पता है कि ये 100 ग्राम तो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन ये जो 1 केजी है ना, ये 1 इंच भी नहीं उठ पाएगा। इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति का तो विकास हो जाए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रोजगार हुआ है या कुछ ना कुछ अपने बेरोजगारी घटी है। बेरोजगारी के पीछे एक व्यक्ति का विकास है, तो 99% तो बेरोजगारी। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, और जो तीनों टॉपिक डाले थे उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो मेरे पास में कॉमेंट आ रहे हैं उनसे संबंधित ये वीडियो है और मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैंने पहला वीडियो यहाँ पे डाला था, वो डाला था EPS 95 के जो नियम रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में वीडियो डाला था, और इसके अंदर मैंने 58 वर्ष के बाद में कितनी पेंशन मिलती है उसके बारे में मैंने आपको फुल फॉर्म में बताया था। नियम के अंदर यही था कि मिनिमम 1000 और मैक्सिमम वो 7500 वाला, उसी पे मैंने वीडियो बनाया था और ये डाला था किस प्रकार से अपने पेंशन को 10 साल 20 साल जॉब करता है तो किस प्रकार से पेंशन निकालते हैं। और दूसरा वीडियो मैंने डाला था कि EPS 95 में 50 वर्ष में घटी हुई दर। एक तो अपने को पता है फुल पेंशन मिलती है वो 58 वर्ष की एज के अंदर मिलती है, और एक मिलती है 50 वर्ष की एज के अंदर। 50 वर्ष की एज के अंदर है जब 57 में जाते हैं 4%, 56 में जाते हैं फिर वो 57 वाले का 4%। ये वीडियो आप देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो। और तीसरा वीडियो मैंने इसके अंदर, दूसरे वीडियो के अंदर एक मैंने ये भी पॉइंट डाला था कि 70 से डिवाइड क्यों करते हैं। 70 से डिवाइड, जैसे मैं मानता हूँ किसी व्यक्ति की सैलरी 15,000 रही है लास्ट 5 वर्ष की, और इंटू उसने कितने साल जॉब किए, यहाँ मैंने बताया था कि 10 12 20 15 जितनी भी आपने जॉब की, मैं मानता हूँ 15 साल किसी ने जॉब किया। अब ये डिवाइड यहाँ पे 70 से करते हैं, ये 70 से, ये तो समझ आ रहा है कि हमारी जो पिछले 5 साल की एवरेज सैलरी आई है वो 15,000 रुपए, ये टाइम पीरियड आया आपने कितने समय तक जॉब किया, और ये 70 की संख्या कहां से आई थी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज था। इसके बारे में कमेंट आ रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया था कि 70 से डिवाइड क्यों करते हैं, वो मैंने पूरा इस वीडियो के अंदर बताया है। अब जाके इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो के अंदर मैं डाल दूंगा घटी हुई दर की पेंसिल के नाम से वीडियो है, आप पूरा देख लेना। और तीसरा आया था कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में फंड की कटौती। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो टोटल सैलरी का ना, यहाँ पे टोटल सैलरी का 42% काटा जाता है। 42% कि किसी व्यक्ति की अगर सैलरी मैंने वहां पे बताई थी कि 60,000 रुपए है तो उसके 25,200 रुपए इसके अंदर फंड के अंदर काटे जाते हैं। उसके बाद में उसको 34,800 रुपए के समथिंग सैलरी दी जाती है। वहीं मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट जॉब के अंदर टोटल जो सैलरी है ना, सरकार इसका वेज रेट जारी करती है कि इससे कम प्राइवेट जॉब के अंदर आप सैलरी नहीं दे सकते। 21,000 रुपए मैंने मिनिमम सैलरी बताई थी कि सरकार की फिलहाल के अंदर 2024 में 21,000 रुपए कर रखे हैं। इसका जो है ना 40.50% करता है, और उसके बाद में जो सैलरी आती है ना वो 11,500 या 12,000 रुपए के समथिंग आपकी सैलरी आ रही है। अब इसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि यहाँ पे कभी भी ये कंपैरिजन नहीं किया जाता कि इसकी सैलरी 60,000 है इसलिए इसको ज्यादा पेंशन दी जा रही है, इसकी 21,000 इसलिए कम दी जा रही है। ये चीज मायने नहीं रखती है। कभी भी किसी चीज का कंपैरिजन करना होना तो उस चीज में ये देखा जाता है कि इस सैलरी का टोटल फंड कितना कट रहा है। इस सैलरी का टोटल फंड कट रहा है वो 42% कट रहा है, और इस सैलरी का टोटल फंड है वो 40.50% कट रहा है। अब यहाँ पे क्या था कि 1.50% सैलरी का फंड ज्यादा करता है, क्योंकि कंपैरिजन करना होना तो कभी प्रतिशत में कंपैरिजन किया जाता है, ये नहीं कि सैलरी उसकी ज्यादा है उसकी कम है, इस चीज पे कंपैरिजन नहीं किया जाता। ये किया जाता है कि कटौती कितनी है दोनों में, यानी कि किसी की सैलरी ज्यादा है उसकी में कटौती कितनी है और हमारे में कटौती कितनी है, तो फंड उसी प्रकार से होता है। इसीलिए 70 से डिवाइड वाला मैंने आपको बताया था, जो 70 से डिवाइड करने वाला ये मैंने बताया था सैलरी का फंड बराबर करता है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे तो अपने को 70 से डिवाइड करके देते हैं कि आप कितनी भी जॉब करो आपको 70 से डिवाइड करके देंगे। जबकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर कोई व्यक्ति 20+ जॉब करता है तो उसकी लास्ट सैलरी जैसे मैंने यहाँ पे मानी थी 60,000 रुपए, तो इसका 50% कि 50% तक हम आपको पेंशन देंगे। लास्ट सैलरी का वहां कंपैरिजन किया जाता है, वो 10 महीने की पिछली जो सैलरी होती है उसका कंपैरिजन एक और सैलरी निकाल के उसका 50% तक दिया जाता है। और यहाँ पे और सैलरी कितनी निकाली जाती है, 5 साल या 60 महीने, बोले दोनों एक ही चीज होती है, इनका कंपैरिजन किया जाता है। 5 साल 60 महीने का भी वो मैंने वीडियो में बताया किस प्रकार से वो सैलरी निकालते हैं, वो भी जाके देख लेना। अब ये तीसरा यहाँ पे आया था, मैंने ये भी बोला था इसके अंदर कि अगर आज के वर्तमान समय में देखें ना तो गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट जॉब अच्छा है। क्यों प्राइवेट जॉब अच्छा है, कभी भी किसी चीज का कंपैरिजन करना होना गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब का अपने देखते हैं कि किसमें कार्य अच्छा होता है, तो अपने को पता है कि एक तो भूतकाल, एक भविष्यकाल और वर्तमान, तीनों ही लेना पड़ता है। क्योंकि वर्तमान में अपने बोले भविष्यकाल बोले तो फ्यूचर आ जाता है हमारा, और वर्तमान काल में प्रेजेंट टाइम आता है, और जो बीत गया वो कल था। अपने सीधा सामान्य भाषा में बोले उसको भी देखना पड़ता है, आगे का कंपैरिजन देखना पड़ता है। अगर देखें तो एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि पहले अपने जो बिजली विभाग था ये गवर्नमेंट था,
तो इसके अंदर क्या सिस्टम था, अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर या शहरी क्षेत्र के अंदर भी कोई पोल टूट जाता था लाइट का, तो उसको लगाने के अंदर कम से कम 3 से 4 दिन लगते थे। 3 से 4 दिन के बाद वहां पे वापस दोबारा पोल की उसकी सर्विस होती थी, और ये भी 3-4 दिन में कम नहीं बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता था। लेकिन वर्तमान के अंदर प्राइवेट होने पे इतना फायदा हुआ है कि ये 3 से 4 घंटे में यहाँ पे लग जाता है। ये फायदा होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट। कोई भी कंट्री में आप देख लो तो प्राइवेट जॉब सक्सेस है, गवर्नमेंट जॉब उतना सक्सेस नहीं है। अब अपने एक आता है कि माने रेलवे, कई मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने रेलवे को प्राइवेट कर दिया, ये कर दिया। प्राइवेट और गवर्नमेंट ये एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जितना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलाता है ना, उससे ज्यादा प्राइवेट उसको अच्छी तरीके चला सकता है। पहले अपने को कहीं पे 500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, तो ट्रेन में एक दिन पहले बैठना पड़ता था, ये सोचकर बैठना पड़ता था कि हो सकता है हम समय पर पहुंच जाएं, क्योंकि एक दिन पहले बैठेंगे तो हो सकता है समय पर पहुंच जाए। लेकिन वर्तमान में अगर हमें किसी 500 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो 90% मैं मान सकता हूं कि आप समय पर ही पहुंचेंगे। ये होता है प्राइवेट। अगर मैं यहाँ पे एक बात करूं सैलरी की, तो देखो गवर्नमेंट जॉब से अगर जो प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट करती है उस पर पूर्ण नियंत्रण करती है, तो बिल्कुल ये प्राइवेट जॉब सबसे अच्छा सक्सेस होगा। क्योंकि यूरोपियन कंट्री के अंदर एक मेरे मित्र है, वंशी बिश्नोई नाम से, आप चैनल है यूट्यूब पे और फेसबुक दोनों पे आप जाके देख लेना, उन्होंने पूरा लाइव वहां पे बताया कि वहां का जो भी सिस्टम है ना वो प्राइवेट सेक्टर है। क्योंकि अपने को पता है यूरोपियन कंट्री के अंदर पूंजीवाद स्थिति है, पूंजीवाद स्थिति के अंदर प्राइवेट स्थिति है, लेकिन प्राइवेट के ऊपर नियंत्रण पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का है कि आप इनको इस हिसाब से सैलरी दोगे, इससे कम सैलरी नहीं दे सकते। और यहाँ पे महंगाई दर की बात करूं, यूरोपियन कंट्री के अंदर क्या सिस्टम है, यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्री के अंदर क्या सिस्टम है, यूरोपियन कंट्री के अंदर कि ये यूरोप सिस्टम है, उसमें अब एक मेरा मित्र है, एक बार आप उसका उनका वीडियो जरूर देखना, वंशी बिश्नोई नाम से चैनल है, अपने फेसबुक पे भी है और यूट्यूब दोनों पे भी है, आप एक बार देखना। वहां पर लाइव सिस्टम उन्होंने पूरा दिखाया था, और करीबन करीबन वो 30 कंट्री का दिखाया था, जिसमें चाइना भी शामिल है। एशियन कंट्री में देखें तो चाइना उसमें शामिल है, जो एक सक्सेस कंट्री है, और किस प्रकार से वहां पे कार्य होता है, क्योंकि लगभग कार्य है जो प्राइवेट सेक्टर ही है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने पूर्ण रूप से नियंत्रण गवर्नमेंट का है कि 80 यूरो से कम आप किसी व्यक्ति को सैलरी नहीं दे सकते। ये यूरो भी बोलते हैं इसको, और कई कंट्री यूरोप के अंदर इसको पाउंड भी चलता है, और कहीं पे भी ये डॉलर बोला जाता है। क्योंकि यूएसए वगैरह के अंदर और पुर्तगाल के अंदर इसको पाउंड वगैरह बोला जाता है, और यूरोपियन जो इंग्लैंड वगैरह है ना उसके अंदर यूरो बोला जाता है। ये तीनों सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। अब इनका अगर औसत निकालें ना तो करीबन 90 रुपए भारत के इनकी वैल्यू है। एक यूरो या पाउंड या डॉलर की बात करूं वर्तमान के अंदर लगभग 90 रुपए के आसपास है। अब 80 का अपने 90 करते हैं तो लगभग यानी कि 7,200 रुपए मिनिमम मानते हैं कि 7,000 रुपए अगर किसी व्यक्ति की है। अब आप बोलोगे कि वहां पे 7,000 रुपए है तो वहां पे बहुत अच्छी स्थिति होगी, 7,000 रुपए को नहीं देखा जाता है। अगर मैं कंपैरिजन बाहर से करूँ ना, यहाँ कुछ लोग कमेंट करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हो गया, रेलवे प्राइवेट हो गया, या अपने लाइट विभाग प्राइवेट हो गया, महंगाई दर बढ़ गई। कहाँ महंगाई दर बढ़ी है? पहले कोई चीज अगर 100 रुपए की आती है ना, तो अब उसमें ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए की आ रही है, इससे ज्यादा कोई महंगाई दर नहीं है। लेकिन नियम वो सिस्टम वो नहीं है, सिस्टम वो हो गया कि प्राइवेट पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। मेन प्रॉब्लम वही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर सिस्टम माने ना तो बाहर से करीबन करीबन 5 से 6 गुना महंगाई ज्यादा है यूरोप की। यूरोप की बात करें तो यहाँ पे अगर अपने एक पार्ले जी का बिस्कुट आता है जो कि 10 रुपए का यहाँ पे आता है, और उन्होंने वो लाइव दिखाया, वहां के जो मॉल वगैरह थे उसके अंदर जाके उसको खरीदा था, वहां पे उसकी कितनी है, 68 रुपए। ये 68 रुपए रेट है। हालांकि वो इंडिया में बन के गया है, इंडिया में वो 10 रुपए का आ रहा है, लेकिन यूरोप के अंदर वही चीज 68 रुपए की आ रही है। जहां जितनी सैलरी होगी वहां उतना ही महंगाई दर ज्यादा होगा। महंगाई दर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि महंगाई दर है लोगों को कुछ बचता नहीं है, वहां पे वो स्थिति नहीं है। लोग अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन वो खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितना बचा पाओगे। यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे अगर कोई 4 मेंबर है ना, तो वहां पे मैंने आपको बताया था 21,000 रुपए सैलरी है, कट उठा के यहाँ पे 11,000 रुपए आती है। 11,000 और महंगाई दर का कंपैरिजन करें तो उसके पास में बचता कुछ नहीं है। अगर उसको भी 17 से 18,000 रुपए आते होंगे ना, तो वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ 4-5,000 रुपए का अपना स्टॉक कर सकता है, प्रति महीने कुछ बचा सकता है। यहाँ पे वीडियो बनाने का ये कारण नहीं है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर, चाहे पूरा इंडिया में प्राइवेट सेक्टर करे, लेकिन उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दे कि प्राइवेट सेक्टर तो चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट एक तय करे कि इससे कम आप सैलरी नहीं रख सकते इनकी, और कम से कम इतनी सैलरी एक बेरोजगार को देनी पड़ेगी। यहाँ पे सिस्टम ये नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग बात करेंगे कि अपने को कंपनियां रोजगार देती है, प्राइवेट सेक्टर रोजगार देती है। मैं मानता हूं, एक थोड़ा सा मैं आगे आपको उदाहरण के रूप में समझा देता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं। भारत के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर है, सरकार नियंत्रण ना दे तो क्या होगा, इससे सिस्टम ये होगा कि अपने देख सकते हैं कि कोई एक कंपनी है, उसने 100 एम्प्लॉय को रोजगार दिया, जो ईपीएफओ अधिनियम में आती है,
उसकी बात कर रहा हूं मैं। ईपीएफओ अधिनियम के तहत आती है, क्योंकि अपने को पता है कि 2016 के बाद में सरकार ने लिमिटेड सिस्टम कर दिया है और ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था कि लिमिटेड के बगैर आप कार्य नहीं कर सकते, और जो कंपनी लिमिटेड है उसको ईपीएफओ देना बहुत जरूरी है, ईपीएफओ डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा। अब ईपीएफओ के अंदर सिस्टम क्या है कि कंपनी इसमें 12% अपना चार्ज कर लिया। कल मैंने एक एक चीज उस वीडियो के अंदर बताई थी कि कितनी अपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर कितना चार्ज करता है, जो 40.50% बताया था वो पूरा आप जाके वीडियो देख लेना, आपको समझ आएगा। अब 12% उसने चार्ज कर लिया। 12% अगर सरकार की मिनिमम मानू तो 21,000 रुपए वर्तमान के अंदर है, अगर 21,000 का 12% निकालते हैं तो ये 2500 रुपए पर एम्प्लॉय इसने रख लिया। 2500 रुपए, यहाँ पे 100 एम्प्लॉय है, अगर 2500 को अपने डिवाइड करते हैं तो अपने 2,50,000 रुपए इसने रख लिए। 2,50,000 रुपए इन्होंने इन एम्प्लॉय के रख लिया। हालांकि वर्क ये करेंगे, सारा काम ये करेंगे, ये थर्ड पार्टी से इन्होंने कॉन्टेक्ट किया है, इनका बीच में कुछ नहीं है, इनका खाली एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के तहत ये वर्क करवाते हैं। क्योंकि अपने को ना तो फिर उसमें क्या थर्ड पार्टी होने के बाद में ना तो अपने जहाँ वर्क करते हैं उनको बोल सकते हैं कि हमारी सैलरी कम आ रही है, क्योंकि अपने वहां से बोलेंगे तो वो बोलते हैं कि कंपनी से बात करो। कंपनी एक थर्ड पार्टी बीच में घुस जाती है। 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल में ये अपने उनके लिए थर्ड पार्टी हो जाते हैं और वो हमारे लिए थर्ड पार्टी होगी। अब बीच में ये कंपनी वाला ये सिस्टम है ना, ये सिर्फ एक एम्प्लॉय के पीछे मैंने आपको बताया 2500 रुपए रख रहे हैं, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए बिना मतलब इनका कोई कार्य नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे मैं मानता हूं कि 100 एम्प्लॉय है और एक तरफ ये कंपनी है और दूसरी तरफ ये एम्प्लॉय है। अब ये इससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर 12,000 रुपये आती है तो इन एम्प्लॉय का 100 व्यक्तियों का टाइम पास हो रहा है खाली। अगर अपने किसी तराजू के अंदर कोई डालते हैं, यहाँ पे अगर 100 ग्राम डालते हैं, 100 ग्राम वेट डालो और यहाँ पे अगर आप 1 केजी वेट डालो तो अपने को पता है कि ये 100 ग्राम तो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन ये जो 1 केजी है ना ये 1 इंच भी नहीं उठ पाएगा। इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति का तो विकास हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन 99 वहां पे नीचे वही स्थिति रह जाएगी। तो इसको अपने ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रोजगार हुआ है या कुछ ना कुछ अपने बेरोजगारी घटी है। बेरोजगारी कहां से घटेगी? अगर 100 के पीछे एक व्यक्ति का विकास है तो 99% तो बेरोजगारी में जी रहे हैं। यही मेन बताने का रीजन था और कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे गवर्नमेंट पूर्ण रूप से ध्यान दे। यहाँ पे जो सरकार पीछे से वेज रेट जारी करती है वो प्राइवेट पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध करे और व्यक्तियों को बोले कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बोले कि इनको सैलरी स्लिप दे जिसके अंदर पूरा फंड दिखाया जाए। कल मैंने आपको बताया था कि ईएसआई 2 भाग में करती है। 0.75% तो कर्मचारी का होता है, वो तो सैलरी स्लिप में दिखाया जाता है, जबकि 3.25% जो अपने डिपॉजिट करवाता है एम्प्लॉय एक तो एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर को बोलते हैं अपने शॉर्ट में नियोक्ता बोलते हैं, जो कंपनी होती है वो डिपॉजिट करवाती है। 3.25% का फंड वो नहीं दिखाया जाता। एक ईडीएलआई का फंड करता है जो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के नाम से 0.50%, वो नहीं बताया जाता है। 3.75 का तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बताया जाता। दूसरा वो 12%, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कंपनी चार्ज करती है 12% का, ये 12% आपको नहीं दिखाया जाता है। अगर मैं 3.75 और 12% यहाँ पे जोड़ता हूं तो 15.75%, जो 15.75% ये फंड नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे ये 15.75% सैलरी में फंड दिखाया नहीं जाता है कि इनकी सैलरी करती है या नहीं है। अब सरकार वहां से भाषण देती है मिनिमम आपको सैलरी 21,000 से कम नहीं मिलेगी, लेकिन 21,000 ये भी देखो ना कि आज के टाइम में सब ऑनलाइन है। अपने को पता है कि लिमिटेड कंपनी अकाउंट में ही सैलरी डाल सकती है, इन हैंड आपके हाथ में कैश नहीं दे सकती, क्योंकि ये रूल है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि सैलरी उनके अकाउंट में आ रही है, इस व्यक्ति एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिल रही है। यहाँ पे ईपीएफओ की बात करूं, ईपीएफओ की मेरी खुद की एक चीज बताऊं। यहाँ पे ईपीएफओ 12% कर्मचारी होता है, 12%। या 12% कर्मचारी के अंदर मेरे यहाँ पे 1,000 रुपये भी कटा है और एक महीने यहाँ पे 1,300 रुपये भी कट चुका है और एक महीने यहाँ पे 950 भी कर चुका है। हालांकि ये 1 साल का बता रहा हूँ, कभी तो उसमें 150-200 रुपए कम काट देते हैं, कभी 150-200 रुपए फालतू हो जाता है। और ईपीएफओ उनसे ये भी नहीं पूछता है कि इस व्यक्ति के कम क्यों डिपॉजिट करवा रहे हो, जबकि ईपीएफओ का अधिनियम क्या है कि 1 महीने का फिक्स होता है कि इस व्यक्ति की अगर सैलरी इतनी है तो इतना ईपीएफओ इसका 12% फिक्स है सैलरी का कि 12% कटेगा। लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, आ रहे हैं और दिन ब दिन ईपीएफओ एक ही न्यूज देता है हमारे पास 40 करोड़ अकाउंट हो गए, 42 करोड़ अकाउंट हो गए, यानी आपको सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। और कल एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि अपने ईपीएस पेंशन सिस्टम होता है, एक होता है एनपीएस। अब इसमें मैं आपको अपने क्या है कि कोई भी चीज की अगर स्टडी करते हैं तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक जितना आप किताब के पन्ने पलटोगे उतना आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा। अगर इसमें मैं ईपीएस के बारे में सर्च कर रहा था, लेकिन बाई चांस यहाँ पे एनपीएस का भी मैंने पढ़ा था। एनपीएस और ईपीएस के अंदर मैं बताऊंगा, उसके बाद में आपको यकीन हो जाएगा कि गवर्नमेंट किस प्रकार से भेदभाव करने पे तुली हुई है। क्योंकि जहां पे कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो वो ईपीएस के अंदर जाएगा, अगर बिना जॉब कोई पेंशन लेना चाहता है तो एनपीएस का प्रॉफिट बताऊंगा, आप यकीन नहीं करोगे। वहां तो 4 यहाँ पे 25 साल अपने डिपॉजिट करवाते हैं तो आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा।
और इसका भी 50% आपको वापस मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 25 साल डिपॉजिट करवाते हो तो आपका पैसा उतना का उतना ही रहेगा, जीरो ही है। अगर कोई 25 साल के अंदर यहाँ पे 3 लाख रुपए डिपॉजिट करवाएं तो वो 3 ही पड़े रहेंगे। अगर इसके अंदर कोई डिपॉजिट करवाता है तो वो 3 के 12 लाख हो जाएंगे। ये मैं सिस्टम कल एनपीएस के बारे में पूरा आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।